हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 16 जो कि है इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में क्या क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन से कंसेप्ट है, सारी चीजें अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे भी। और होप करता हूँ कि आपको लास्ट क्लास समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरीज नहीं है। तो क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप में भी जाके आप पूछ सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके चेकआउट करिए। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर चैनल में मेरे वीडियोस में नए हो, प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जब भी हम इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करते हैं, तभी तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हम लोगों के दिमाग में आते हैं, ठीक है। जिसको पता नहीं वो याद रखना, आर्टिकल 352, 356 और 360। इस तीन आर्टिकल को अच्छे तरीके से मतलब दिमाग में रखने का एक ही आइडिया है कि इन तीनों का डिफरेंसेस 4 है, ठीक है। तो एक दिमाग में रखने से दूसरा तीसरा ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा। तो इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो पार्ट 18 में आता है, और आर्टिकल 352 से 360 तक आता है, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आता है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। और आर्टिकल 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में भी दो है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या आता है, आर्म्ड रेविलियन, ठीक है। अंदर का जो कभी मूव लिंचिंग हो गया, कभी कभी जो भी टेररिस्ट अटैक हो गया, बहुत सारे चीजें इसमें आता है। और एक्सटर्नल में जब वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया दो कंट्री के बीच, और इंटरनल में स्टेट वाइज स्टेट बहुत कुछ इसे इसमें इंक्लूड होता है। और प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, जब भी कोई एक स्टेट, मतलब जैसे मान लो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, गवर्नर, ठीक है। और गवर्नर क्या होता है, सेंटर का एजेंट, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि गवर्नर सेंटर का एजेंट होता है, ठीक है। तो गवर्नर नॉमिनेट नहीं अपॉइंटेड करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, गवर्नर को। और ये कोई देखते हैं कि जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है तो गवर्नर क्या करेगा, पार्लियामेंट को, सेंटर को रिपोर्ट करेगा कि स्टेट जो है वो अपना जो लॉ है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तभी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज होता है तब क्या होता है कि स्टेट का जो पावर होता है वो पार्लियामेंट के पास चला जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास चला जाता है। तो पार्लियामेंट क्या करता है, सारे जो जितने पावर है सब डिसीजंस मेकिंग सारे पार्लियामेंट देखते हैं। तभी जैसे मान लो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर में डिविजन्स ऑफ पावर होता है, ठीक है। तब जब इमरजेंसी लगता है तब क्या हो जाता है, हम लोगों में यूनिटरी यूनिटरी बायस हो जाता है, यूनिटरी पावर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि यूनिटरी पावर में क्या होता है, सिर्फ एक ही पावर होता है और एक ही मतलब रूलर होता है, ठीक है, जो सेंटर होता है, ठीक है। लेकिन फेडरल में क्या होता है, डिविजन ऑफ पावर जब इम्पोज होता है इमरजेंसी, तभी ये जो फेडरल पावर होता है वो फेडरल पावर क्या होता है, चेंज होकर यूनिटरी पावर बन जाता है, ठीक है। ये सारे चीजें इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। चलिए फिर देखते हैं पूरा अच्छी तरीके से। तो emergency provisions are contained part 18 of the constitutions from article 350 to 360. These provisions enable the सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन जो है वो अच्छी तरीके से पार करना या फिर डील करना, उसको तभी इमरजेंसी प्रोविजंस लगाते हैं। क्योंकि अब मान लो कभी सिचुएशन बहुत बिगड़ रहा है, कोई वार हो रहा है, तो उस सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए, सेंटर को क्या करना चाहिए, उस वक्त सेंटर डिसाइड करेगा, ठीक है, ना कि स्टेट। क्योंकि स्टेट में वो पावर नहीं होता जो सेंटर के पास होता है, ठीक है। तो रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशंस ऑफ दिस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेफगार्ड सॉवरेनिटी। क्या सेफगार्ड करेगा, सॉवरेनिटी। इस चीज जो है ना,
ये जो लाइन्स है वो हमेशा याद रखना, क्योंकि और जब भी पढ़ोगे आप तो अच्छी तरीके से जो मतलब वर्ड है वो अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो मान लो इस स्टेटमेंट में अगर सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है, इसमें से अगर एक वर्ड हटा दिया फिर बोल दिया कि इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से देख के पढ़ना। तो सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब कि हम लोगों का सॉवरेन पावर किसके ऊपर है? इंडिया सॉवरेन नहीं है। इंडिया किसके ऊपर, किससे पावर लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेते हैं। ठीक है, इंडियन सॉवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल powerful and the state go into the total control of the center। देखा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो कंप्लीट पावरफुल बन जाता है, और जो स्टेट होता है वो सेंटर के कंट्रोल में चला जाता है। इट कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अमेंडमेंट का जरूरत नहीं होता है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, कोई इसका अमेंडमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम। फेडरल कब रहता है? नॉर्मल टाइम में, और यूनिटरी कब बन जाता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम में। इसको ये यूनिक फीचर ऑफ इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है, ये याद रखना। ठीक है, ये भी पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में। ठीक है, ये जब भी आप पढ़ोगे जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइटर से मार्क करके रखना, तभी जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो वो चीजें दिमाग, मतलब आप जब देखोगे तो वो चीजें ज्यादा फोकस में रहेगा। ठीक है, तो इज इन दिस कंटेक्स्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट, मतलब ये इस कंसेप्ट पे, इस कंटेक्स्ट पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कुछ ऑब्जर्व किया था। वो क्या है? ऑल फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिकन आर प्लेस्ड इन अ टाइट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। मतलब जितने फेडरल सिस्टम है इंक्लूडिंग अमेरिका, जैसे हम लोगों ने देखा था कि फेडरलिज्म में बहुत मतलब यूनिक कंसेप्ट है कि डिवीजन ऑफ पावर है, कोई मतलब बायसनेस नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो फेडरल स्ट्रक्चर वो उसमें क्या है? यूनिटरी बायस है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी हम सेंटर के बारे में देखते हैं, जैसे डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर में शेड्यूल 7 में जो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में है, उसमें सबसे ज्यादा मतलब पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। उसमें कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई मतलब वायोलेशंस या फिर आप मतलब डिसएग्रीमेंट बनता है तो सबसे ज्यादा देखा जाएगा कि सेंटर क्या बोल रहा है। ठीक है, सेंटर जो बोलेगा वही होगा। फिर और रेसिड्यूरी पावर भी सेंटर के पास होता है। तो सब 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 दिख से सेंटर पावरफुल है। ठीक है, तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो सेंटर होता है और स्टेट होता है, दोनों में पावर का डिवीजन होता है। ठीक है, तो इंडिया में फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस है। तो इसमें क्या बोला कि अमेरिकन फेडरलिज्म में टाइट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंस, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, इट कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म एंड शेप। कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, इसका फॉर्म एंड शेप कभी चेंज नहीं होगा। इट कैन नेवर बी यूनिटरी, कभी यूनिटरी नहीं बनेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि ये जो बोथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? टाइम के हिसाब से अपना रूप बदलता है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से जब इमरजेंसी आता है तब यूनिटरी बन जाता है, जब नॉर्मल रहता है तब फेडरल रहता है। तो ये चीजें है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड थोड़ा मतलब दोनों का रहना जरूरी है, ऐसे ही सब कुछ का मिक्सचर होना भी बहुत हद तक ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट रिजिड बनता तो तब से लेकर अब तक का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी रहता तो डिसएग्रीमेंट ज्यादा बनता है, क्योंकि अगर किसी चीज को अगर इजीली आपको मिल रहा है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो
लॉस बन रहा है, तभी क्या होता है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रखता है तो लॉस बनेगा, घटेगा, लॉस डिसएग्रीमेंट बनेगा, ये सारे मतलब बहुत कुछ देखने को मिलता आप लोगों को, क्योंकि तभी मतलब एक आप कह सकते हो एक जो मतलब आप अरेंज सीक्वेंस होता है ना, उसमें फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो लोगों का जब मर्जी होता है, जो गवर्नमेंट आता कि इस लोगों को नहीं चाहिए, इसको हटाओ, दूसरे लोगों को लाओ, फिर नेक्स्ट टाइम जब दूसरा गवर्नमेंट आएगा, इससे कौन सर्वाइव होता है, पब्लिक सर्वाइव होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इन नॉर्मल टाइम्स इट इज फ्रेम्ड टू वर्क एज अ फेडरल सिस्टम, but the emergency time designated is so designated to make it work as a though it was a unitary system। इमरजेंसी टाइम में यूनिटरी और नॉर्मल टाइम में फेडरल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट इमरजेंसी क्या है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, जब एक्सटर्नल एग्रेशंस और आर्म रेबेलियन होता है, ठीक है। हाउएवर दिस कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन employs the expressions proclamations of emergency to denote an emergency of this type, ठीक है। सेकंड में आता है प्रेसिडेंट रूल में, जैसे मैंने बताया वैसे है कि एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो, या फिर आप कह सकते हो कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो नहीं कर रहा है, लॉ फॉलो नहीं कर रहा है स्टेट, तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में क्या है, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, कौन से ग्राउंड में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अंडर 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, कि ये चीज याद रखना कि जो इमरजेंसी होता है वो कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन किससे पास होता है, पार्लियामेंट से पास होके आना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि जो हम लोगों का कैबिनेट है उससे भी परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन जब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था 1975 के अराउंड, तब क्या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इमरजेंसी लगा दो, तभी प्रेसिडेंट लगा दिया, कैबिनेट से ना पूछा गया ना कुछ उनसे परमिशन लिया गया, ठीक है। फिर इसको अमेंडमेंट करके इसका पावर भी चेंज किया गया, वो भी देखेंगे हम। तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशंस और आर्म्ड रेबेलियन, कोई भी थ्रेटेंड हो, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशंस हो, तभी प्रेसिडेंट इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। बहुत खराब सिचुएशन जब प्रेसिडेंट को लग रहा है, इट मे बी नोटेड दैट president can declare a national emergency even before the actual occurrence of war or external aggressions or armed rebellion if he is satisfied that there is a imminent danger। तो प्रेसिडेंट को अगर लग रहा है कि सामने कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है, आर्म रेबेलियन होने वाला है, कुछ वॉर होने वाला है, तो प्रेसिडेंट को लग रहा है, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है उस चीज से, तो उसको प्रेसिडेंट तभी भी मतलब होने से पहले भी वो डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इश्यू डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ, मतलब कुछ भी ग्राउंड पे वो डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। देखिए कि ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन, ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, और इमिनेंट डेंजर ऑफ देयर ऑफ whether or not there is a proclamation already issued by him and such a proclamation is in operations, ठीक है। this provisions, ये जो provisions है वो 38th amendment act of 1975 को ऐड किया गया, ठीक है। ये जो amendment act है, आप जब भी पढ़ रहे हो तो उसको भी साइड में एक A4 साइज पेपर में उस चीज को, जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है उसको भी नोट कर लेना, या फिर आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, तब भी जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो ये शॉर्ट नोट बन रहा है आपके लिए, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से पहले पढ़ लो, फिर वो जो शॉर्ट नोट होता है वो बाद में भी आप हो जाएगा, लेकिन बना लेना, ठीक है। तो when national emergency is declared on the ground of when national emergency is declared on the ground of war or external aggressions, it is known as external emergency। जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशंस, तभी इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, और जब भी डिक्लेयर करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, तभी इसको इंटरनल इमरजेंसी बोलता है, ठीक है। एक्सटर्नल में एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, और इंटरनल जो आर्म्ड रेबेलियन है तभी इसको इंटरनल इमरजेंसी में बोलता है। तो इस चीज को दोनों को अलग करके रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों को जब भी मतलब इस पर्टिकुलर चीज को मतलब अलग कर दिया, ठीक है।
कि बाहर का जो भी वार हो रहा है, जो भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, तभी इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोल के रखा, और ना कि इंटरनल डिस्टर्ब हो। तो और इंटरनल हो तो आर्म्ड रेविलियन हो तो इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके, ना कि एक्सटर्नल का कोई डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। मतलब जो भी इमरजेंसी लगता है, आपको अगर लग रहा है कि इस पार्टिकुलर पार्ट में है इमरजेंसी लगाना चाहिए, उस पार्टिकुलर पार्ट में ही लगेगा, या फिर लग रहा है कि पूरा सेंटर मतलब कंट्री में लगेगा, तो पूरा कंट्री में भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्री में या फिर सिर्फ पार्टिकुलर पार्ट में, मतलब कुछ कोई भी चीजें हो। ठीक है, the 42nd Amendment Act of 1976 enabled the President to limit the operations of a national emergency to a specified part of India। ठीक है, तो स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया में इसको लिमिट रखा है। ठीक है, जो 42nd Amendment Act of 1976 को। ठीक है, तो originally constitution mentioned internal disturbance as the थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी रखा गया है ओरिजिनली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो थर्ड ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट एक्सप्रेशंस वाज टू वैग एंड हैड अ वाइडर कॉनोटेशंस। Hence, 44th Amendment Act of 1978 substituted the word armed rebellion for internal disturbances। तो ये जो आर्म्ड रेविलियन अभी हम सुनते हैं, वो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस रखा गया था ओरिजिनली, फिर इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 को इसको वर्ड को चेंज करके आर्म्ड रेविलियन रखा गया इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए। लेकिन क्यों मतलब इसको चेंज किया गया? क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत तरीके से हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक छोटी जगह पे मूव लिंचिंग हो रहा है तो उस चीज में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको भी इमरजेंसी घोषित कर दे। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या अफसा, ठीक है, आर्म्ड फोर्स का जो है ना कि ट्राइबल्स एरिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें भी आर्म्ड रेविलियन है। ठीक है, तो दस इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टेंस। तो हर मतलब जैसे मान लो मैंने अभी बताया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रेविलियन रखा गया, क्योंकि हर ग्राउंड में इंटरनल डिस्टर्बेंस में नेशनल इमरजेंसी घोषित करना ये मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसको चेंज करके क्या रखा गया, आर्म्ड रेविलियन। ठीक है, एज वॉज डन इन 1975 बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी। जैसे मैंने बताया कि इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट जब था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तभी इसको 75 में मतलब बोल के कुछ भी मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा था तो उसको तभी इमरजेंसी घोषित कर दिया। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है कि सेंटर का फायदा है, क्योंकि स्टेट का जो पावर है वो सेंटर के पास रहता है। स्टेट का जो भी मर्जी होता है वो सेंटर का जो भी मर्जी होता है वो कर सकता है। ठीक है, वो जो रूलिंग पार्टी है स्टेट का उसको भी हटा सकता है, तो बहुत कुछ कर सकता है। तो प्रेसिडेंट हाउएवर कैन बी सॉरी द प्रेसिडेंट हाउएवर कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ऑन आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशंस फ्रॉम कैबिनेट। तो प्रेसिडेंट तभी नेशनल इमरजेंसी घोषित करेगा कैबिनेट से वो रिकमेंडेशंस अगर मिलेगा तो। दिस मीन्स दैट द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट, नॉट मेयरली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर होता है वो ना कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से होता है, वो कैबिनेट के कंकरेंस या फिर रिकमेंडेशन से ही वो इमरजेंसी मतलब लगता है। ठीक है, तो 1975 में प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, इंदिरा गांधी एडवाइस करा था प्रेसिडेंट को टू प्रोक्लेम इमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग हर कैबिनेट। ये करने के बाद ही इसको चेंज किया गया। 1975 में उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगा दो, तो उन्होंने लगा दिया, फोन करके बता दिया। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, तो कैबिनेट से भी पूछना होता है, कैबिनेट से भी पास करना पड़ता है। So the cabinet was informed for the proclamations after it was made as it fate accompanied. The 44th Amendment Act of 1978 introduced this safeguard to eliminate any possibility of the Prime Minister alone taking a decisions in this regard. तो ये 44th Amendment Act of 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था safeguard to eliminate ये ऐसे पॉसिबिलिटी को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि 38th Amendment Act of 1975 made the declarations of a national emergency immune from judicial review।
तो 38th अमेंडमेंट में क्या किया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून करके रखा है, ठीक है, जो 9th शेड्यूल में आता है ना। फिर इसको क्या किया कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से उसको फिर उसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी लगा रहे हो तो उसमें भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, कि कैसे क्यों आप इमरजेंसी लगा रहे हो। तो अगर उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं आएगा तो सेंटर का जब भी मर्जी होगा तो भी नेशनल इमरजेंसी मतलब उनको लगेगा तो लगा देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें भी जुडिशियल रिव्यू पहले नहीं था, इम्यून करके रखा था 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमेंडमेंट से जुडिशियल रिव्यू से इम्यून करके रखा था नेशनल इमरजेंसी को, और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इसको फिर उसको डिलीट करके मतलब जुडिशियल रिव्यू में लाया गया था, ठीक है। बट प्रोविजंस वाज सब्सिक्वेंटली डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। Further, in the Minerva Mill case 1980, the Supreme Court held that the proclamations of a national emergency can be challenged in a court on the ground of malafide, or that the declaration was based on wholly extraneous and irrelevant fact, or is absurd or perverse, ठीक है। कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगता है तो वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। तो होप करता हूँ कि आपको इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज है, प्लीज डाल देना, और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिडन कंसेप्ट भी छुपा हुआ रहता है जो मैं बोलूंगा या फिर एक्स्ट्रा कुछ बताऊंगा, जो चीजें आप लोगों के फायदे के लिए, ना कि किसी और चीज के लिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन में क्या है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल क्या है और कितना ड्यूरेशन तक वो खींचता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो इमरजेंसी होता है वो 6 महीने तक मैक्सिमम तक रहता है। तो अगर आपको एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल होना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो 6 मंथ एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट से भी पास करना पड़ता है। तो इमरजेंसी ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब भी इशू होता है जो पार्लियामेंट जो इमरजेंसी, तभी पार्लियामेंट 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट का दोनों हाउसेस से मतलब पास कराना पड़ता है। अगर मान लो अभी देख लेते हैं कि ओरिजिनली ये 2 मंथ था, लेकिन ओरिजिनली ये 2 मंथ था, बट इसको रिड्यूस करके 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिड्यूस कर दिया गया था। कि अभी आपको पूछेगा कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिड्यूस किया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट से रिड्यूस किया गया था, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो हम लोग का राइट टू प्रॉपर्टी है उसको भी फंडामेंटल राइट से लीगल राइट तक लेके गया आर्टिकल 300A में, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो है उससे, ठीक है, ये भी याद रखना। तो जब भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू करता है तो लोकसभा से, अगर लोकसभा डिसॉल्व रहता है या फिर डिसोल्यूशन स्टेज में रहता है, तो उस स्टेज में क्या होता है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है या फिर डिसॉल्व हो गया, तभी नेक्स्ट जब लोकसभा आएगा, उस लोकसभा जब आएगा उसी डेट से 1 महीने के अंदर उसको फिर से अप्रूव कराना पड़ता है, ठीक है, अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अगर विदाउट मतलब लोकसभा वो जो प्रोक्लेमेशन है, वो जो इमरजेंसी है वो अप्रूव नहीं किया होता, ठीक है, देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है या फिर हो गया, तो नेक्स्ट लोकसभा जब इलेक्ट होके आएगा, जब भी गवर्नमेंट बनेगा, तभी अगर राज्यसभा से पास हो गया, ये जो प्रोक्लेमेशन से अप्रूव हो गया राज्यसभा से, सिर्फ लोकसभा से अप्रूव होना बाकी है, तभी इसको फिर वो जब लोकसभा आएगा अपने लोकसभा में, तभी उस डेट से 30 डेज के अंदर उसको भी पास करना पड़ता है, ठीक है। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ। जो अगर मान लो दोनों हाउसेस से पास हो गया तो वो 6 मंथ तक रहता है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडिफिनिट। अगर एक्सटेंड करना पड़ता है आपको, अगर आपको चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है कि एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो वो पार्लियामेंट हर 6 साल में 6 महीने में उसको
अप्रूव करा के फिर एक्सटेंड करना पड़ता है, मतलब 6 महीने तक होता है, फिर इसको अगर एक्सटेंड करना पड़ता है तो फिर से अप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। दिस प्रोविजंस फॉर पीरियडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल वाज आल्सो एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 को, ठीक है। Before that, the emergency, once approved by the parliament, could remain in operations as long as executive desired. ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या था कि पार्लियामेंट जब अगर एक बार पास करा लिया, एक बार अप्रूव करा लिया, तो एग्जीक्यूटिव या फिर आप कह सकते हो कैबिनेट का जब तक मर्जी हो तब तक वो खींच सकता था। लेकिन अभी क्या हुआ, एक लिमिट कर दिया, 6 मंथ तक रख दिया। 6 मंथ से अगर आपको आगे जाना है तो आप फिर से उसको अप्रूव कराइए, ठीक है। तो however if the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period, जैसे मैंने बताया, तो उसको continuance या फिर proclamation of emergency survive until 30 days first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved its constitution, ठीक है, ये याद रखना। So every resolutions approving the proclamations of emergency or its continuance must be passed by either House of Parliament by a special majority, that is मतलब जो भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है वो मतलब दोनों आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है कि मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। वो क्या है स्पेशल मेजोरिटी कि ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, मान लो 500 का सीट है तो 200 प्लस से इसको पास करना पड़ता है, या फिर जितने मेंबर है उसका 2/3 मेंबर एंड, ठीक है, एंड और नहीं, दोनों होगा, 250 मेंबर प्लस मेजोरिटी आना पड़ेगा एंड 2/3 मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ये जो 500 का 2/3 क्या करेगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग करेगा, ठीक है। तो दिस स्पेशल मेजोरिटी प्रोविजंस वाज इंट्रोड्यूस्ड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। प्रीवियसली सच प्रोविजंस सच रेजोल्यूशंस कुड बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, पहले इसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया करते थे, लेकिन अभी इसको स्पेशल मेजोरिटी कर दिया गया, ठीक है। तो रिवोकेशंस हम लोगों ने देखा था, क्या अभी क्या देखा, पार्लियामेंट का अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, ठीक है। अभी हम देखेंगे रिवोकेशंस ऑफ प्रोक्लेमेशन की प्रोक्लेमेशन को कैसे मतलब रिवोक कर सके। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट उसको रिवोक कर सकता है कभी भी, कोई भी सिचुएशन में कभी भी। तो सच ए प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तभी मतलब रिवोकेशंस के टाइम में पार्लियामेंट का अप्रूवल होना जरूरी नहीं होता, लेकिन वो प्रेसिडेंट कभी भी उसको रिवोक कर सकता है, ठीक है। फर्दर द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएंस, ठीक है। लेकिन ये भी कर सकते हैं कि लोकसभा अगर रेजोल्यूशन पास करते डिसअप्रूव करते हैं उनका कंटिन्यूएशन, तो तब भी ये रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। अगेन दिस सेफगार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। बिफोर द अमेंडमेंट ए प्रोक्लेमेशंस कुड बी revoked by the president on his own and the Lok Sabha had no control in this regard, ठीक है। before the amendment, इस amendment से पहले a proclamations could be revoked by the president, जो proclamation है वो प्रेसिडेंट रिवोक करते थे तब लोकसभा का कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 also provided that where 1/10 of the total 1/10 समझ रहे हो, 1/10 of the total number of members of the Lok Sabha give a written notice to the speaker or to the president if the house is not in session, a special sitting of the house should be held within 14 days for the purpose of considering a resolution disapproving the continuation of the proclamations। मतलब ये जो अमेंडमेंट है ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि 1/10 ऑफ द मेंबर लोकसभा का मतलब जो है स्पीकर को नोटिस देते हैं कि अगर स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि अगर हाउस सेशंस में नहीं है तो आप एक सिटिंग बुलाइए, उसमें 14 डेज का नोटिस दीजिए, उसके अंदर ये जो डिसअप्रूविंग ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन उसको मतलब करिए, ठीक है। And resolutions of disapproval is different from a resolutions approving the continuations of a proclamations in the following two respect, ठीक है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, द फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द लोक सभा ओनली while the second one needs to be passed by the both the houses of parliament, ठीक है।
ए रेजोल्यूशन इज डिसअप्रूविंग क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग। ठीक है, डिसअप्रूवल और अप्रूविंग का दोनों का डिफरेंसेस क्या क्या है कि फर्स्ट जो है वो चाहिए होता है लोकसभा से पास होना ओनली, एंड सेकेंड वन इज नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सेकेंड जो है अप्रूव, डिसअप्रूव वाला क्या था, रिवोक वाला, रिवोक वाला वो उसमें क्या है कि आप कह सकते हो कि कोई मतलब दोनों हाउस से पास होना जरूरी नहीं होता, लेकिन अप्रूव में क्या होता है दोनों हाउस से पास होना जरूरी होता है। द फर्स्ट वन इज टू बी अडोप्टेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ओनली, एंड व्हाइल द सेकंड वन इज अडोप्टेड स्पेशल मेजोरिटी। फर्स्ट वाला क्या है सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, क्योंकि हटाना या फिर रिवोक करना वो तो इजी हो जाता है, लेकिन उसका अप्रूवल लाना, उसको पास करना बहुत टफ होता है, इसलिए उसका स्पेशल मेजोरिटी याद रखना। तो ये चीजें जो है आप इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि हम जब कुछ भी अप्रूव करने जाते हैं तब बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको अगर जैसे मान लो आप सिंपल वर्ड याद रखो कि अगर कोई भी चीज बना रहे हो, आप कोई भी चीज अब बनाने जा रहे हो तो उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन तोड़ने में कुछ ही सेकंड चाहिए होता है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि जब अप्रूव करने जा रहे हो तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, अगर आपको डिसअप्रूव कराने जा रहे हैं या फिर रिवोक कराने जा रहे हैं उसमें कोई मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। ठीक है, होप करते हो आपको समझ में आएगा। तो इफेक्ट्स क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, ये जो जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो बहुत लोगों को इफेक्ट होता है, बहुत जगह पे इफेक्ट होता है। क्या क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज अ ड्रास्टिक एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में एक ड्रास्टिक एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लग गया कोई इफेक्ट नहीं है। जब कोरोना के टाइम आया था तब भी कितना इफेक्ट हुआ था। ठीक है, वो एक तरह का अभी इमरजेंसी मान लो, क्योंकि तब लोगों को जॉब हो रहा था, लोगों का लाइफ जा रहा था, लोग पॉलिटिकल सिस्टम में भी इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है। ठीक है, दिस कॉन्सिक्वेंस कैन बी, जैसे अभी जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था तभी यूक्रेन का वो तो इमरजेंसी सिचुएशन था, कितना लोगों के लाइव्स गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ, उनका जो ब्रेड एंड बटर है वो भी चला गया, जॉब चला गया, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम में वो एक्सटर्नल में ज्यादा इफेक्ट होता है सेंटर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन द सेंटर रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, जो स्टेट असेंबली और लोकसभा का लाइफ है उसमें भी इफेक्ट होता है, एंड हम लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का राइट टू फूड होता है। ठीक है, खाने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, ये सारे हम लोग के फंडामेंटल राइट्स में आता है। तभी क्या होता है कि सारे चीजें बंद रहता है। ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर चीजें हम लोग को अवेलेबल होता है। तो इसमें भी देखेंगे इफेक्ट ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में भी देखेंगे कि व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन फोर्स, जब इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन होता है द नॉर्मल फैब्रिक ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस अंडरगोज अ बेसिक चेंज। दिस कैन बी स्टडीड अंडर द थ्री हेड, नेमली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में तीन हेड्स को इफेक्ट ज्यादा करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में क्या है, ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर क्या करते हैं, एक्सटेंड टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैनर इन व्हिच इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट का, वो स्टेट का मान लो पहले हम लोग देखे थे कि स्टेट का जो पावर है वो सेंटर के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं कि हम लोग जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो भी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इन नॉर्मल टाइम्स द सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ओनली ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर। जब नॉर्मल टाइम होता है तो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, सेंटर के एग्जीक्यूटिव एक मतलब पार्टिकुलर चीज, एक मतलब आप कह सकते हो एक पार्टिकुलर चीज को एक सर्टेन स्पेसिफिक मैटर को मतलब डायरेक्शन देते हैं। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में एग्जीक्यूटिव जो सेंटर के एग्जीक्यूटिव होता है सब कुछ स्टेट मैटर का सब कुछ वो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है कि
लेजिस्लेटिव में नेशनल इमरजेंसी के टाइम में द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑफ एनी सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट। जब नेशनल इमरजेंसी रहता है तो पार्लियामेंट कोई भी सब्जेक्ट में वो लॉ बना सकता है, ठीक है। और नॉर्मल टाइम में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफाइड चीजों पे लॉ बनाता है, ठीक है। ऑल्दो द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट सस्पेंडेड, इट बिकम्स सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। स्टेट का लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता, लेकिन वो ओवरराइडिंग पार्लियामेंट का ओवरराइडिंग पावर होता है, ठीक है। Thus normal distribution the legislative power between center and the state is suspended, though the state legislature are not suspended। कि नॉर्मल टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर रहता है तो इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर का कोई काम नहीं होता। इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी rather than financial। तो ब्रीफली आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी rather than फेडरल, ठीक है। तो ये सारे the laws made by the parliament on the state subject during a national emergency become inoperative 6 months after the emergency has ceased to operate। जब इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर जो पार्लियामेंट ने लॉ बना है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना पॉइंट। Notably, while a proclamation of emergency, national emergency is in operation, the president can issue ordinances on the state subject also if the parliament is not in session। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, नेशनल इमरजेंसी लग गया, तो जो प्रेसिडेंट है हम लोगों का वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब जो प्रेसिडेंट लॉ बनाते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 123 और गवर्नर का 213, ठीक है। गवर्नर का 213 और प्रेसिडेंट का 123, ठीक है। Further, the parliament can confer powers and impose duties upon the center or its officers and authorities in respect of matters outside the union list in order to carry out the laws made by it under its extended jurisdictions as a result of the proclamations of a national emergency। 42nd Amendment Act of 1976 provided that the two consequences mentioned above extend not only a state where the emergency is in operation but also any other state, ठीक है। ये याद रखना। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में देखते हैं क्या, while a proclamation of national emergency is in operation, the president can modify the constitutional distributions of revenue between the center and the state। This means that the president can either reduce or cancel the transfer of finances। जो भी है कि president reduce भी कर सकता है और क्या कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है finances transfer करना from center to state। Such modifications continue till the end of the financial year in which the emergency ceases to operate। Also, every such order of the president has to be laid before both the houses of parliament। मतलब अगर प्रेसिडेंट कुछ भी कर रहा है, मान लो सेंटर से स्टेट को फंड ट्रांसफर हो रहा है, तो इमरजेंसी के टाइम में वो भी रिड्यूस कर सकता है या फिर कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि सारे स्टेट का पावर तो सेंटर के पास ही रहता है। और प्रेसिडेंट जो भी करेगा वो मतलब जो भी जो इमरजेंसी वो खत्म होने के बाद भी जो चीजें करते हैं वो उसको हाउस के सामने प्रेजेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली का लाइफ है वो देखेंगे। While a proclamation of national emergency is in operation, जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, the life of the लोकसभा may be extended beyond its normal term, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो वो लोकसभा के लाइफ एक्सटेंड करते हैं उसका नॉर्मल टर्म से बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम। मतलब जब भी वो अपना जो टर्म है वो अगर एक्सटेंड कर रहा है एट अ टाइम, आप क्या कर सकते हो, 1 साल ही बढ़ा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 1 साल। However, these extensions cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has to be ceased to operate। अगर वो खत्म हो गया इमरजेंसी, वो सीज कर दिया इमरजेंसी, तो वो 6 मंथ के अंदर भी वो भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टर्म ऑफ द 5th लोकसभा 1971 to 77 was extended 2 times by 1 year एट अ टाइम, ठीक है। एट अ टाइम 2 year वो एक्सटेंड कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल। Similarly, Parliament may extend the normal tenure of a state legislative assembly by 1 year each time during
a national emergency subject to a maximum period of 6 months after emergency has ceased to operate. सेम स्टेट का भी सेम ही है, ठीक है। तो लोकसभा के लाइफ और स्टेट असेंबली का लाइफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर एट ए टाइम, जो भी मतलब इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है, अगर इमरजेंसी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो अगर इमरजेंसी खत्म हो रहा है, सीज हो रहा है, तो 6 महीने के अंदर भी उसको भी मतलब आप उससे 6 महीने के बाद भी आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी देखते हैं फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या इफेक्ट होता है कि आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब द effect of national emergency on the fundamental right. Article 352 deals with the 358 deals with the suspension of the fundamental right guaranteed by Article 19, while Article 359 deals with the suspension of other fundamental rights except those guaranteed by Article 20 and 21. हमेशा याद रखना जब भी अगर नेशनल इमरजेंसी लग रहा है, आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। दिस टू प्रोविजंस आर एक्सप्लेन्ड बिलो। सस्पेंशन ऑफ अंडर आर्टिकल 19, पहले आर्टिकल 358 में बोला गया कि अंडर आर्टिकल 19 में जो भी है वो सस्पेंड होता है, ठीक है। एंड सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट, और बाकी फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड होते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। तो आर्टिकल 20 एंड 21 का अलावा जो भी फंडामेंटल राइट है सब सस्पेंड होता है, इंक्लूडिंग जो आर्टिकल 19 में बोला गया है, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 में क्या है कि व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड, द 6 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, नो सेपरेट ऑर्डर फॉर देयर सस्पेंशन इज रिक्वायर्ड। कोई मतलब अलग सा ऑर्डर पास नहीं करना पड़ता, ठीक है। When the national emergency ceases to operate, Article 19 automatically revives and comes into force. जब नेशनल इमरजेंसी क्या करते हैं नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाते हैं, सीज कर लेते हैं, फिर ऑटोमेटिकली 19 फिर अपना काम करने लगता है, ठीक है। ये सारे आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आर्टिकल 352, 356 एंड 60 इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को सिर्फ ये जो मैंने दे दिया वो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पोस्ट करके रीड कर लेना, या फिर आपके पास बुक है तो उसमें पढ़ सकते हो। जो मैंने हाईलाइट करके रखा है वही इम्पोर्टेंट है, और आपको लग रहा है तो आप भी हाईलाइट कर सकते हो जो भी आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 358 इन 2 ways, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 वो जो आर्टिकल 358 का जो है ना स्कोप है ना, वो रेस्ट्रिक्ट करता है 2 तरीके से। फर्स्टली 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। आर्म्ड रेबेलियन अगर हो रहा है तो वो सस्पेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। सिर्फ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अगर ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे होता है तभी उसको क्या करते हैं सस्पेंड करते हैं आर्टिकल 19 को, ठीक है। सेकेंडली क्या है, only those laws which are related with the emergency are protected, जो लॉ भी इमरजेंसी जो only those laws which are related with the emergency are protected from being challenged and not other laws. Also the executive actions taken only under such a law is protected, ठीक है। ये 2 प्रोविजन है आर्टिकल 38 का रेस्ट्रिक्शन स्कोप का रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। कि जो आर्टिकल 19 में 6 राइट्स है ना वो तभी लिया जा सकता है जब सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन और वार पे हो, ठीक है। एंड सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट के अदर फंडामेंटल आर्टिकल 39 ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। कि आपका राइट वायोलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट मूव कर रहे हो कि एनफोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट, तो ये ऑथराइज प्रेसिडेंट सस्पेंड करते हैं राइट टू मूव, ठीक है, याद रखना। दिस मीन्स द आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट्स एज सच आर नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर एनफोर्समेंट, ठीक है। उनका एनफोर्स करना तो सस्पेंड होता है। So the said rights are theoretically alive, but the right to seek remedy is suspended, ठीक है। The suspension of enforcement relates to only those fundamental rights that are specified in the presidential order.
ठीक है, ये सारे आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारे आप पढ़ लेना। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन 358 एंड 359 देखते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन 358 एंड 359 कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। जो भी मैं बोलूँगा, जो भी मैं कह रहा हूँ कि ये पढ़ लेना, तो वो उसमें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं कुछ, तो आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ गया। आपको अगर समझ में नहीं आता फिर आप बताना। ठीक है, तो आर्टिकल 358 is confined to fundamental rights under article 319 only, whereas article 359 extend to all those fundamental rights whose enforcement is suspended by presidential order। तो आर्टिकल 358 सिर्फ आर्टिकल 19 से ही मतलब डील करता है, और आर्टिकल 359 ऑल अदर जो भी फंडामेंटल राइट्स है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड होता है उसमें देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स the fundamental right under article 19 as soon as the emergency is declared। on the other hand article 315 क्या करते हैं, does not automatically suspend the fundamental right। ठीक है, it only empower the president to suspend the enforcement of the specified fundamental right। article 359 क्या करते हैं, आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड करते हैं आर्टिकल 19 को, और आर्टिकल 359 एम्पावर करते हैं प्रेसिडेंट को सस्पेंड करने के लिए। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंसेस है। और आर्टिकल 358 ऑपरेट्स ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड नॉट इन द केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 358 क्या करते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी में ऑपरेट करते हैं, एंड आर्टिकल 359 ऑन द अदर हैंड ऑपरेट इन केस ऑफ बोथ द एक्सटर्नल इमरजेंसी एज वेल एज इंटरनल। तो आर्टिकल 358 सिर्फ एक्सटर्नल के लिए और आर्टिकल 358 बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 358 सस्पेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 319 फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, while article 359 suspend the enforcement of fundamental right for a period of specified by the president, which may either be the entire duration of emergency or a shorter period। ठीक है, तो आर्टिकल 358 सस्पेंड करता है एंटायर ड्यूरेशन के लिए, लेकिन आर्टिकल जो 359 है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। एंड आर्टिकल 358 एक्सटेंड टू एंटायर कंट्री, वेयर आर्टिकल 359 में एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री और अ पार्ट ऑफ इट। आर्टिकल 358 कंप्लीट कंट्री के लिए होता है, लेकिन आर्टिकल 359 क्या करते हैं, एक्सटेंड कर सकता है या फिर कुछ स्पेसिफाइड पार्ट के लिए भी इश्यू कर सकता है। आर्टिकल 358 सस्पेंड आर्टिकल 19 completely, while article 359 does not empower the suspension of the enforcement of 20 and 21। आर्टिकल 358 19 का completely सस्पेंड कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 359 एक्सेप्ट 2021 के अलावा बाकी सबको सस्पेंड कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को एम्पावर नहीं कर सकते सस्पेंड करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 358 enables the state to make any law or take any executive actions inconsistent with the fundamental right under article 19, while the article 359 enables the state to make any law or take any executive actions inconsistent with the those of fundamental right whose enforcement is suspended by the presidential order। वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 359 से वो अपना लॉ बना सकते हैं और एग्जीक्यूटिव एक्शंस बना सकते हैं, वो इनकॉन्सिस्टेंट जो भी है फंडामेंटल राइट्स अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो एनफोर्स नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हो। देयर इज ऑल्सो सिमिलरिटी बिटवीन आर्टिकल 358 359, बोथ प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम challenge to only those laws which are related with the emergency and not other laws। तो इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी लॉ है उसको इम्यून करता है चैलेंज होने से। ठीक है, बाकी जो भी लॉ है उसको इम्यून नहीं करते। ऑल्सो द executive actions taken only under such a law is protected by both। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं इसी में से उठा के वो सामने आप लोगों को रखते हैं। अगर इसको आप ढंग से पढ़ के जाते हो तो आपको इजी हो जाता है चीज़ों को समझने में, क्योंकि इसमें अगर समझ आपको आ रहा है तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चीज़ को देखो। एक चीज़ को बहुत तरीके से पूछने का मतलब पूछ सकता है, लेकिन उसका कंसेप्ट और इसका कंसेप्ट दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो चीज़ों को हमेशा अच्छी तरीके से देख के अच्छी तरीके से समझ के फिर आपको करना होता है। ठीक है, तो
तो डिक्लेरेशंस मेड सो फार ये भी आप देख सकते हो, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आप देख लेना। और फिर बाकी जितने भी आगे है, क्योंकि हम लोगों ने आज इस क्लास में क्या कंप्लीट किया, जो है नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन पे अभी भी बहुत चीजें रह गया। ठीक है, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन में क्या क्या ग्राउंड होता है, कौन से ग्राउंड पे डिक्लेरेशन होता है, ये आप देखना। ठीक है, इसका अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से अमेंडमेंट से किसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून किया गया था, फिर उसको हटा के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको फिर डिलीट करके रखा गया था। ठीक है, अप्रूवल ड्यूरेशन, ठीक है, ये सारे चीजें, रिवोकेशन इफेक्ट किस किस के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का सस्पेंशन आर्टिकल 358 में है, और आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता, कोई भी नेशनल इमरजेंसी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिक्लेरेशंस मेड सो फार, ये सारे आप देख लेना। ठीक है, फिर मैं एक बार बता ही देता हूँ कि दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स सो फार, कि आर्टिकल 1962 फर्स्ट हम लोगों का जो नेशनल इमरजेंसी लगा, आर्टिकल आ जाता है। ठीक है, 1962 में फर्स्ट टाइम लगा था, 1971 में सेकेंड टाइम, और 1975 में थर्ड टाइम लगा था। आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है कि कौन से स्टेट में सबसे फर्स्ट इमरजेंसी लगा था। ठीक है, स्टेट कौन से स्टेट है सबसे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जिसमें नेशनल इमरजेंसी लगा था, और कौन से स्टेट में मैक्सिमम टाइम इमरजेंसी लगा था। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टाइम 1962 में लगा था, 1971 में लगा था इमरजेंसी, और 1975 में। ठीक है, फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज इशूड इन अक्टूबर 1962 इन अकाउंट ऑफ चाइनीज एग्रेशन। जब हम लोगों के ऊपर चाइनीज का अटैक हुआ तभी इसमें नेशनल इमरजेंसी लगा था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाउ अरुणाचल प्रदेश, एंड अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना के नज़दीक है, उसमें अटैक हुआ था, एंड वाज इन फोर्स टिल जनवरी 1968, मतलब 1968 तक वो एनफोर्स था। ठीक है, hence a refresh proclamation was not needed at a time of war against Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान का भी वॉर हुआ था 1965 में, तब वो एक्स्ट्रा कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, 1962 में चाइनीज़ का हुआ, 1965 में पाकिस्तान का हुआ, और 1962 में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था वो 1968 तक था, तो बीच में पाकिस्तान का भी हो गया, मतलब एक ही काम से दो चीज़ें हो गया। ठीक है, तो सेकेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड इन दिसंबर 1971। सेकेंड प्रोक्लेमेशन 1971 दिसंबर का, जब जो हम लोगों का जो बांग्लादेश है अभी पड़ोसी मुल्क, वो पहले पाकिस्तान हुआ करता था, तभी 1971 में क्या हुआ था, उस पाकिस्तान को हटा के बांग्लादेश मतलब एस्टेब्लिश किया था, तभी वो इमरजेंसी लगा था, क्योंकि तभी इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, तो तभी इसको लगा। So even when this emergency was in operation, a third proclamation of national emergency was made in June 1975. Both the second and third proclamations were revoked in March 1977 में। तो 1971 और 1975 में जो इमरजेंसी लगा वो कब रिवोक किया था, 1977 को। ठीक है, ये 1975 में कौन लगा था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये याद रखना। और कौन से ईयर में कौन सी गवर्नमेंट था वो अगर आप लोगों को याद है, कौन से कमीशन उस साल में आया था, तो बहुत स्टेटमेंट आप एलिमेंट करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना कि फर्स्ट टू प्रोक्लेमेशन ये वर मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन पे था 1962 और 71 का, और थर्ड प्रोक्लेमेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस था। इंटरनल डिस्टर्बेंस इसलिए फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के क्या था, इमरजेंसी लगाया था, लेकिन फिर इसको इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, आर्म्ड रेविलियन। ठीक है, अभी अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के अगर आप इमरजेंसी लगा रहे हो तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, वो आर्म्ड रेविलियन होना पड़ेगा। ठीक है, सर्टेन पर्सन्स हैव इंसाइटिंग द पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड देयर नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है,
द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975, 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया था प्रूव्ड टू बी द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी जब गवर्नमेंट था, कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी ने क्या किया था, वो फोन करके कैबिनेट के परमिशन के अलावा, विदाउट परमिशन ऑफ कैबिनेट का, तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। देयर वाज ए वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ मिस यूज ऑफ इमरजेंसी पावर। तो जब जिसके पास पावर होता है, अभी भी बहुत लोगों के पास पावर होता है, लोग उसको पावर का मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। तभी भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पावर का मिसयूज किया था। द इलेक्शंस हेल्ड इन लोकसभा इन 1977 आफ्टर द इमरजेंसी, द कांग्रेस पार्टी लेड द इंदिरा गांधी लॉस्ट। तो इमरजेंसी के टाइम, इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो इमरजेंसी इलेक्शंस हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना जो इलेक्शन था वो लॉस्ट किया था। तो जनता पार्टी आया था उस टाइम पावर में। दिस गवर्नमेंट अपॉइंटेड द शाह कमीशन। तो शाह कमीशन कौन अपॉइंट किया था, ये भी याद रखना, क्योंकि और कब कब आया था, 1977 जनता पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है, शाह कमीशन अपॉइंट किया था टू इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टेंसेस दैट वारंट द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1975। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने 1977 में शाह कमीशन अपॉइंट किया था, जब पावर में आया था, पोजीशन में आया था तभी, क्योंकि जब इमरजेंसी लगा था 1975 में, तो वो किस चीज पे, किस वजह से लगा था, उसको मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए शाह कमीशन लगाया गया था। तो शाह कमीशन किससे रिलेटेड है और क्यों आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चीजों को देखा कितने डिटेल्स में दिया हुआ है। आप अगर पढ़ते हो चीजों को और ध्यान से पढ़ते हो, तो चीजों वो चीज जो है ना, वो अच्छे तरीके से इजी हो जाता है, ठीक है, समझने में। द कमीशन डिड नॉट जस्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी। कमीशन जस्टिफाई नहीं कर पाया। Hence, the 44th Amendment Act was enacted in 1978 to introduce a number of safeguards against the misuse of emergency provisions. तो शाह कमीशन जो लाया गया था वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या किया था, इमरजेंसी प्रोविजन को सेफगार्ड करने के लिए बहुत लॉज, बहुत कुछ सेफगार्ड प्रोविजंस लेके आ गया था, जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया ये क्लास। और भी है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिटेल्स में अगर आप जाते हो ना बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो होप करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, फिर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे तरीके से रहिएगा, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, कोई डाउट हो, किसी भी फील्ड में आप डाउट हो, प्लीज आप पूछ सकते हो मेरे मुझसे। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। जल्दी फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अच्छे रहिए, बाय एंड चलिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।